ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बच्चों का क्लास में बहुत 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 स्वागत है। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को नमस्ते, सभी बच्चों को सत श्री अकाल, सभी बच्चों को सलाम वालेकुम। अब आपके सामने मैं आपका केमिस्ट्री टीचर एक बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार, मसालेदार एक नया लेक्चर लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए फटाफट अपने रूम में आ जाइए। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन। आपको एक नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आइसोमेरिज्म का टॉपिक कल खत्म हो चुका है और जल्दी से मुझे क्लासरूम के अंदर आके पेन कॉपी लेकर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, और आपने जो मैंने होमवर्क दिया था क्या उसको कर लिया कि नहीं कर लिया, मुझे बताइए। अरमान, ईशु, मानसी, जतिन, रिजुल आदि आदि सारे बच्चे मुझे बताइए क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं। और फटाफट, हाँ, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग इज ओके। और आपने कहा सक्षम खरबंदा, जतिन क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए। आपके सर आपके सामने एक बहुत ही शानदार लेक्चर रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या हो चुका है। एक तो आपकी आईयूपीएसी खत्म हो चुकी है और एक आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो चुकी है, टाटोमेरिज्म को छोड़कर। लेकिन टाटोमेरिज्म के क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझने पड़ेंगे और उससे पहले समझने पड़ेंगे कि बॉन्ड फिजन क्या होता है। तो मैं शुरुआत आज की जो करने जा रहा हूं वो बॉन्ड फिजन से करने जा रहा हूं। तो चलिए तैयार हो जाइए। टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है बॉन्ड फिजन। टॉपिक का नाम है बॉन्ड फिजन। इसका मतलब होता है कि बॉन्ड का टूटना, फिजन टूटना। और बॉन्ड टूटता है तो रिएक्शन होती है। बॉन्ड कितने तरीके से टूट सकता है? तो दो तरीके से टूट सकता है। एक टूट सकता है होमोलेटिक, एक टूट सकता है हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक, एक होता है होमोलिटिक, एक होता है हेट्रोलिटिक। मैं समझाता हूं ये क्या चीज होती है। मान लो ए और बी के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इनकी आपस में लड़ाई हो गई, दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया कि भैया अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हम अलग हो जाते हैं और बिजनेस का बंटवारा कर लेते हैं। तो अगर दोनों शरीफ आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, तो कहेगा भैया तू अपना शेयर ले ले, मैं अपना शेयर ले लेता हूं और अलग हो जाते हैं। तो ए को अपना शेयर मिल गया एक इलेक्ट्रॉन का और बी को अपना शेयर मिल गया अपने इलेक्ट्रॉन का। ना किसी को नुकसान हुआ, ना किसी को फायदा हुआ। ऐसे बंटवारे को, ऐसे फिजन को होमोलिटिक फिजन कहते हैं। होमोलिटिक फिजन इसी को ही कहते हैं। और बंटवारे के बाद जो चीज बनती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल्स का नाम देते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के अंदर फ्री रेडिकल बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर ए और बी जो है एक दूसरी सिचुएशन में है और यहां पर इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, लेकिन इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया और इन्होंने कहा
कि भैया अब हम बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों ईमानदार नहीं है। इसमें एक जो है वो करप्ट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो उसने क्या किया, मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसने ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन पे कब्जा कर लिया और दोनों ही वो ले गया, ए को कुछ दिया ही नहीं और ये कहा भाग जाओ यहां से, तुम्हारा इस बिजनेस में कोई योगदान नहीं है। तो क्या होता है, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो ए और बी में क्या हुआ, बी को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्योंकि मैंने मान लिया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लेके भाग जाएगा। बेशक बी को दो इलेक्ट्रॉन मिले लेकिन उसके ऊपर एक नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उसका फायदा एक्चुअल में एक का हुआ है, उसका एक तो खुद का था, इसलिए इस पे दो इलेक्ट्रॉन दिखाने के बावजूद भी मैं एक माइनस दिखाऊंगा। और ए को नुकसान हुआ है और दोनों का नहीं हुआ है, एक का हुआ है, क्योंकि उसका एक तो था भी नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहां बंटवारा बराबरी से नहीं हुआ है और ऐसे फिजन को हम, क्या बात है, कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के अंदर आयंस बनते हैं। तो हम समाज में देखते हैं कि जब बिजनेस चलता है और किसी एक मोड़ पर दो साथी ये फैसला लेते हैं कि तुम अलग रास्ते हम अलग रास्ते, तो अगर दोनों शरीफ हैं, दोनों ईमानदार हैं, तो ऐसा होगा। और अगर उसमें एक में भ्रष्टाचार ज्यादा है, उसके अंदर कुटिलता है, वो गलत आदमी है, तो वो लेके भाग जाएगा और दूसरे से कहेगा भाग जाओ। तो हम समाज में ये भी देखते हैं, हम समाज में ये भी देखते हैं, आज का जो सिनारियो है उसमें ये चीज ज्यादा देखने में आती है कि एक कब्जा कर लेता है और दूसरे को भगा देता है। ठीक है भाई। और दूसरा कमजोर होने की वजह से कुछ बोलता नहीं है और वो अलग हो जाता है। तो इस फिजन को हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं और इस फिजन को हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चलेगी। ध्यान रखना कि होमोलिटिक में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, और हेट्रोलिटिक में आयंस बनते हैं, कैटायन बनते हैं, एनायन बनते हैं। और ऑर्गेनिक में अगर हम दो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे बॉन्ड तोड़ने के बाद, तो माइनस हम एक ही दिखाएंगे। इस बात को आगे भी आप ध्यान रखेंगे और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर समझ में तो आ गया, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ए और बी का बॉन्ड कैसे तोड़ना है, इस हिसाब से तोड़ना है या इस हिसाब से तोड़ना है। तो विनोद सर की क्लास में जब आप चलते हो तो आपको एक ट्रिक ना मिले हो ही नहीं सकता। अब मैं एक जादू बताता हूं और इस जादू से आपको पूरी ऑर्गेनिक में पता लग जाएगा कि बॉन्ड कैसे तोड़ना है। देखो, अगर सनलाइट हो, जिसको हम एच न्यू से शो करते हैं, एच न्यू फोटोन की एनर्जी होती है और फोटोन लाइट से संबंधित होता है। तो अगर एच न्यू लिखा हो, ठीक है भाई, या फिर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लिखा हो, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लिखा हो, या किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था। तो भैया इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन आएगी तो आप होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करोगे। और इसके अलावा अगर ये तीनों नहीं है तो बिना सोचे समझे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करोगे। समस्या खत्म 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 खत्म। यानी आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये बताने में कि बॉन्ड कैसे टूटेगा। जैसे मेरी बात सुनो, ऐसे एरो बना दिया और यहां एच न्यू लिख दिया, तो आप तुरंत समझ जाना कि बॉन्ड कैसे टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिक। अगर ये ना दिया हो, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो समझ जाना अच्छा 200 से ऊपर
होमोलिटिक, और इन तीन में से कुछ भी नहीं दिया है तो आप समझ जाइएगा कि बॉन्ड फिजन, अब फिर आपको आयन बनाना पड़ेगा और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। अब इस टॉपिक का इस्तेमाल आगे होता रहेगा। बाय द वे, मैंने बॉन्ड फिजन पढ़ा दिया, दो प्रकार के होते हैं, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे फटाफट मैसेज बॉक्स में जाके टाइप करके फटाफट मुझे बताइए। मुझे आपके मैसेज का हमेशा इंतजार रहता है, आज भी है। क्या ये टॉपिक खत्म हुआ? आपको समझ में आया कि नहीं आया? ट्रिक इस्तेमाल करना आगे, क्योंकि मेरी क्लास में ट्रिक जरूर मिलती है हर टॉपिक में। जल्दी बताइए। तो सभी बच्चों के फीडबैक आ गए, और जिनको दिक्कत नहीं थी उन्होंने फटाफट बता दिया, और जिनको दिक्कत नहीं भी थी उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो मैं ये मान के चलूंगा कि चलो भाई, हो गई बात आपको। अब आगे विषय बढ़ाते हैं। अब अगला टॉपिक आपके सामने ये रहा, ठीक है? आपके सामने क्या रहा? वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक, और आगे है इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्या बात है! तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का विषय उठाते हैं तो आज से हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या बात है! आगे देखिए, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है ये हमेशा होगा, चाहे बंदा कहीं भी हो। दूसरा होता है टेम्परोरी। टेम्परोरी, और टेम्परोरी में यह कहा जाता है कि यह हमेशा नहीं होता, जब बंदा रिएक्शन करता है तब होता है। तो कौन से इफेक्ट परमानेंट हैं और कौन से इफेक्ट टेम्परोरी हैं, चलिए इसको समझते हैं। पहला नंबर, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बात है! इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। टेम्परोरी में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बात है! ओए होए होए होए, क्या बात है! इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और जिसने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए वो ऑर्गेनिक का राजा होता है, वो ऑर्गेनिक का किंग होता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सलमान खान होता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शाहरुख खान होता है। और ये इफेक्ट जो नहीं समझ पाया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन होता है, वो तुम खुद डिसाइड कर लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक को समझाने के लिए। और सबसे पहला विषय आपके सामने ये रहा, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। देखो भैया, यहां से मैं इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझाऊंगा। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी डिफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, पहले आपको समझाता हूं कि क्या होता है। पहली बात तो मैं बता दूं, ये आई से शो किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। बड़ा आसान होता है। मैंने कार्बन की चेन से हैलोजन जोड़ दिया, और मैंने कार्बन की चेन से मैंने ऑक्सीजन माइनस जोड़ दिया। अब देखो क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप इस बात को मानते हो कि सी और एक्स का जो बॉन्ड है वो पोलर है, प्लस माइनस होगा यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन सी और सी का बॉन्ड पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। ये भी सी और सी का बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। पोलर बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, हम केमिकल बॉन्डिंग में समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। और आज इस बात को दोबारा से जोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है।
तो सी और एक्स में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? एक्स की होती है, हेलोजन की होती है। तो इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पे स्लाइट नेगेटिव और इस पे स्लाइट पॉजिटिव। मानते होगे? स्वाभाविक सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसे ही होगा। अब जब इस कार्बन पे प्लस आ गया तो ये गड़बड़ करेगा। आप कहोगे क्या गड़बड़ करेगा? जो यहां का इलेक्ट्रॉन है वो बीच में रह ही नहीं सकता, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इस पे प्लस आ गया है और इधर शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन के ऊपर अब दूसरा प्लस आ जाएगा। मानते होगे? जब इधर आ जाएगा तो इस पे आ जाएगा। लेकिन एक बात है, यानी पोलैरिटी यहां थी, पोलैरिटी यहां नहीं थी, पोलैरिटी यहां थी, पोलैरिटी यहां नहीं थी, लेकिन पोलैरिटी यहां की यहां फैल गई, पोलैरिटी यहां की यहां फैल गई। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि जितनी पोलैरिटी ये है उतनी पोलैरिटी यहां नहीं है, इसलिए यहां पे दो डेल्टा बनाना। आप कहोगे ये दो डेल्टा का मतलब तो यहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। नहीं, हमें मैथ में सिखाया जाता है कि जो कम वैल्यू होती है उसका स्क्वायर और कम होता है। हमने हमेशा कहा है कि ये जो हम डेल्टा बनाते हैं प्लस या माइनस, ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और अगर मैंने यहां डेल्टा 2 बना दिए तो स्क्वायर हो गया और स्क्वायर और कम हो गया, इसलिए ये प्लस चार्ज इससे कम होता है, लेकिन होता है। अब इसके प्लस आने से जो यहां का इलेक्ट्रॉन है वो भी बीच में नहीं बैठेगा, वो भी इस तरफ खिंच जाएगा। अब इसको नुकसान हुआ तो यहां पे डेल्टा और आ जाएगा और यहां पे आप 3 डेल्टा बनाएंगे और कम हो जाएगा। तो क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो कि यहां की पोलैरिटी क्या पूरे सिस्टम में फैल गई कि नहीं फैल गई? पोलैरिटी एक जगह थी लेकिन पूरे सिस्टम में फैल गई, और फैलने को फिजिक्स में इंडक्शन कहते हैं, और इसीलिए इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब कई टीचर इंडक्टिव इफेक्ट की कई डिफिनीशन बताते हैं, लेकिन मैं तो एक नया नया इनोवेशन करता रहता हूं। पता है, आज की डेट पे सोशल मीडिया से हम सब जुड़े हुए हैं, और कोई भी वीडियो और जो भी है वो वायरल हो जाती है, तो हम लोग नहीं कहते हैं वीडियो वायरल हो गई, वीडियो वायरल हो गई मतलब फैल गई। तो अगर पोलैरिटी वायरल हो जाए, पोलैरिटी वायरल हो जाए, उसी को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आय हाय हाय, कितनी शानदार, जानदार, मजेदार डिफिनीशन दे दी क्या? अगर पोलैरिटी वायरल हो जाए, उसी को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? और आप क्या देख रहे हो कि अगर एक्स पे माइनस आया तो पूरे कार्बन पे वायरल किसका हुआ? प्लस का हुआ। लेकिन अब जरा इधर देखो, अगले एग्जाम्पल में कार्बन पे O माइनस जुड़ा है, O नहीं O माइनस, और माइनस तो कोई भी हो वो इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पे माइनस आएगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इधर आएंगे तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि जो यहां का इलेक्ट्रॉन है वो इसके प्रभाव में यूं रिपेल मारेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा, वही पोलैरिटी वायरल होना। लेकिन ये जितना माइनस है उतना ये नहीं होगा, और फिर यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है उसको ये माइनस रिपेल करेगा तो इस पे ये होगा। तो अब क्या देख रहे हो कि अब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज की पोलैरिटी वायरल हो रही है, पहले प्लस चार्ज की वायरल हो रही थी, और पोलैरिटी को वायरल कर दो, वही इंडक्टिव इफेक्ट है। आया समझ में? और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर उधर घूम जाते हैं, और इसी से ही पोलैरिटी जो है वो वायरल होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो बुक्स में क्या लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, पहले मैं वो लिखवा देता हूं। हालांकि मैंने तो अपनी डिफिनीशन आपको बताई दी है। क्या लिखो इसकी डिफिनीशन बुक की क्या है? लिखो, परमानेंट shifting of sigma electrons, permanent shifting of electrons, permanent shifting of electrons, sigma electrons towards more electronegative atom,
towards more electronegative atom along a carbon chain, along a carbon chain, along a carbon chain is called inductive effect, is called inductive effect, is called inductive effect. हम उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, हम उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है भाई, लेकिन आप सभी लोग विनोद सर की भी डिफिनेशन लिख लो, जो मेरी है, जो मेरी खुद की बनाई हुई है। क्या? इफ पोलैरिटी बिकम वायरल या पोलैरिटी गोज ऑन वायरल, देन इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सिंपल सा, सीधा सा, आसान सा। हाय हाय हाय, कितनी डिफिनेशन दे दी कि पोलैरिटी वायरल हो जाए, फैल जाए, तो समझ में आ जाएगा। पोलैरिटी वायरल हो गई। अब एक बात सुनो, आप ये बताओ, आप डेल्टा का साइन बना रहे हो, इसका मतलब होता है कम, और ये वैल्यू और कम होती चली जाती है, तो कहा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक कमजोर इफेक्ट होता है, और इतना कमजोर होता है, हालांकि 3 से मैं चौथा कार्बन भी जोड़ सकता हूं, 5वां कार्बन भी जोड़ देता हूं, लेकिन तब तक ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज इतने कम हो चुके होंगे कि उसको कंसीडर करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप के बाद 3 कार्बन तक ही जर्नली कंसीडर होता है। तो आप लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूं, अगला पॉइंट लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए वीक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए वीक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए वीक इफेक्ट। ठीक है? एंड आफ्टर 3 कार्बन एटम इट इज नॉट कंसीडर्ड, after 3 carbon atom it is not considered, it is not considered, it is not considered। 3 कार्बन एटम के बाद, इसीलिए मैंने कार्बन 3 ही लिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक कमजोर इफेक्ट है, और ये और कम होता चला जाता है, इसलिए 3 कार्बन के बाद आप इसको कंसीडर ही नहीं करते। ओके ओके ओके, अब आओ, इसके बाद लिखो, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। एक इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई होता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई होता है, तो एक प्लस आई होता है, तो एक क्या होता है, माइनस आई होता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से देखो। देखो, आपको अब यह देखना है कि आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को वायरल करना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचना या अपनी तरफ खींचना या दूसरे को देना, यही हो ना वायरल करना। अच्छा भाई, तो वायरल में तुम वीडियो ले भी सकते हो और किसी को दे भी सकते हो, है ना, बस इतना ही समझ लो। माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी अगर कोई ग्रुप, अगर कोई अपनी तरफ ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी तरफ वायरल हो जाओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ वायरल हो जाओ, तो उसे बोलेंगे माइनस आई। और प्लस आई का मतलब क्या होता है, प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन से कहा जाता है ये वीडियो जाओ 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 जाओ। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, या हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, खींच लिया, तो खींचने पे इससे माइनस आ गया, तो इसका मतलब मुझे हेलोजन जो है वो माइनस आई इफेक्ट देगा। माइनस आई का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, यानी जो इलेक्ट्रॉन खिंचू हो, जो वीडियो को बुलाए। और ओ माइनस क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है, जाओ जाओ जाओ, तो इसको हम बोलेंगे प्लस आई। यानी अगर आपको लगता है कि कार्बन की चेन से बड़ा हो ग्रुप बुला रहा है तो माइनस आई, और भगा रहा है तो प्लस आई। इसका मतलब माइनस आई का मतलब होता है
इलेक्ट्रॉन को जो बुलाए यानी जो अट्रैक्ट करे, क्या बात है। और प्लस आई का मतलब होता है, क्या बात है, जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे। सिंपल है। तो कैसे पहचानेंगे सर? बड़ा सिंपल है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो खींच लेगा, तो माइनस आई, और कम है तो दे देगा। और कोई आयन है, जैसे मेरी बात सुनो, अगर ये माइनस ना होता फिर तो ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती और ओ खींचता, तो माइनस आई देता है। लेकिन जब ओ पे माइनस आ लिया है तो अब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, धक्का देगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो इसलिए आपको बड़े आसानी से तो माइनस आई की पहचान क्या है? अरे भाई, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा। आ जाओ 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 आ जाओ, समझे? तो इसको हम क्या कहेंगे? माइनस आई। और अगर मान लीजिए लगता है कि कार्बन की पावर ज्यादा है तो वो खींच लेगा। तो वो तो वही बात है। कई बार आप वीडियो भेजते हो, कई बार आप वीडियो लेते हो, तो वायरल करना ही करना है। तो इसी को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई माइनस आई। और पहचान मैंने बता दी। ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने थे। ये एग्जाम्पल प्लस आई का था, ये एग्जाम्पल माइनस आई का था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया है। लेकिन अभी मुझे और बताना है। मुझे बताइए, क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बताइए फटाफट, रिस्पॉन्स दे दीजिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, आपको समझा दिया, आपको दिखा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और समझ में आने के बाद आपको मैंने बता दी। हाँ, इसी तरीके से अब इस जगह से, हाँ जी, यहां पे समझाने के बाद मैंने आपको बताया कि भैया, जब आपने ये चीज इस तरह से देख ली, इसको बता दी, मैंने समझा दी, तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि ये होगा। तो क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? अगर पोलैरिटी को, विनोद सर की डिफिनीशन है ये, अगर पोलैरिटी वायरल हो जाए तो उसी को ही हम आई। अब वीडियो को लोगे तो माइनस आई, अगर वीडियो को भगाओगे तो प्लस आई। बाकी आप समझदार हो। जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है उसको पता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और कितनी कोशिश कर रहा हूं। आइए अब अगला समझते हैं। देखो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ऑफ माइनस आई। कौन कौन से फेमस ग्रुप हैं जो माइनस आई देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे? पक्का? पहली बात, मुझे लगता है ऑल कैटायंस खींचेंगे। जितने भी कैटायन चार्ज वाले होंगे वो सब खींचेंगे। जैसे आप मान के चल लो, NH3 हो, उस पे प्लस चार्ज ले लो, या NF3 ले लो, उस पे प्लस चार्ज ले लो, ऐसे हो जाए। तो प्लस वाला तो खींचता है, वीडियो को बुलाएगा तो माइनस आई। इसके अलावा जितनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किससे? कार्बन से, तो खींचेंगे। इसके अलावा NO2, इसके अलावा CHO, इसके अलावा COOH, सब में दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बैठे हैं। तो ये सभी के सभी माइनस आई देंगे, क्योंकि इनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो, क्या बोलते हैं, सीधी बात है कि भाई सबसे ज्यादा माइनस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो खींचेंगे, सीधी बात। और खींचेंगे तो माइनस आई देंगे। अब सवाल पता क्या उठता है? क्या सबका माइनस आई बराबर है ना? किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है, कैटायन ज्यादा खींचेगा और न्यूट्रल चाहे कुछ भी हो कम ही खींचेगा। ये तो बात होगी। तो एक होता है, इसका ऑर्डर क्या है, तो वो ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ओ प्लस आई नहीं, माइनस आई पढ़ा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ माइनस आई। तो वो ऑर्डर काफी लंबा चौड़ा है। पहले मैं इसको लिखता हूं, NF3 प्लस
NR3 प्लस, R मतलब एल्काइल ग्रुप, हाँ, NH3 प्लस NO2, उसके बाद है साइनाइड, उसके बाद है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है उसके बाद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आय हाय है, वो तो स्वाभाविक है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से मान के चलो कि भाई ये आपके सामने आ गया। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हो गया। उसके बाद आपका आता है एस्टर, उसके बाद है ईथर, ओ आर। ओ आर, आर एल्काइल ग्रुप और सिर्फ ओ को ईथर कहते हैं। उसके बाद ओ आर के बाद है एल्कोहल, उसके बाद कोई ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन, उसके बाद बेंजीन की रिंग का माइनस आई होता है, और उसके बाद कोई डबल बॉन्ड का माइनस आई होता है, और सबसे कम माइनस आई किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो मान के चलिए जो है वो सबसे कम जो है, इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर हो गया। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कैटायन का है। आप क्या देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि न्यूट्रल में सबसे ज्यादा NO2 का है, और H का तो जमा ही कम है, जीरो मामला है ना। बाकी सब ग्रुप हम पहचान चुके हैं कि कौन एस्टर होता है, कौन सल्फोनिक होता है, कौन ये होता है। अब ये ऑर्डर होता है, तो अगर मान लो ये और ये हो और आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें माइनस आई किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा खींचेगा, तो NF3 ज्यादा खींचेगा, उसकी तुलना में तो ऑर्डर लिखा है। अब भैया ऐसा है, ठीक है, हाँ, साइनाइड के बाद में सल्फोनिक एसिड लिखा है, साइनाइड के बाद में सल्फोनिक एसिड लिखा है। अगर आपका वीडियो कट रही हो तो SO3H लिखा है, SO3H लिखा है सल्फोनिक एसिड। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सल्फोनिक एसिड के नीचे अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो OR होता है। OR मतलब R तो एल्काइल ग्रुप हो गया, मिथाइल इथाइल, और O हम बोलते हैं ईथर ग्रुप को। ये हम सब IUPAC में देख चुके हैं। तो भैया माइनस आई कौन देगा? माइनस आई वो देगा जिसके ऊपर या तो प्लस चार्ज है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो वीडियो को वो बुलाएगा। और अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रल है, तो ये देख लो कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो माइनस आई देगा, तो समान। लेकिन सबका माइनस आई बराबर नहीं होता, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ये ऑर्डर होता है। तो इतने बड़े ऑर्डर को आम टीचर ये कहता है कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। हैं, सबसे फर्स्ट में क्या लिखा है? NF3 प्लस, NF3 प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और फ्लोरीन 3, तो ये हो गया NF3 प्लस। ये रिजुल ने सवाल पूछा है सबसे पहले में क्या लिखा है, तो NF3 प्लस। तो ये जो मैं देख के आंसर बताता हूं उसके आधार पे मैंने आपको ये आंसर दिया। तो चलिए अब तैयार हो जाइए। इतने बड़े ऑर्डर को कैसे ट्रिक से याद करोगे? क्योंकि क्योंकि विनोद सर की क्लास में ट्रिक ना मिले हो ही नहीं सकता। और वो ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखो। वो ट्रिक इतने को देखो भाई, इसकी ट्रिक जो है ना दो तीन है, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप का कोई एक लैंग्वेज नहीं बन सकता। देखो मेरी पहली जो ट्रिक है वो यहां से शुरू होकर यहां तक आती है, पहली लैंग्वेज। दूसरी ट्रिक यहां से शुरू होकर यहां तक आती है, और तीसरी ट्रिक यहां से शुरू होकर लास्ट तक जाती है। यानी तीन लैंग्वेज में ये पूरी लैंग्वेज आपको याद होगी। देखो भाई, आपको मैं बताता हूं, ध्यान रखना। देखो आपको बताऊं, हम सब जानते हैं कि अपने देश में कई तरह की लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है। तो आपने देखा होगा, कभी लैंग्वेज सुनी हो, आजकल IPL भी चल रहा है,
तो आई जब कोलकाता नाइट राइडर्स खेलती है तो कहते हैं खेलबो कोरबो, समझे? तो वो जो हम लोग का बोलते हैं वो को बोलते हैं। जैसे हमने कहा मैं ये काम करता हूं, तो बोलेंगे मैं ये काम कोरता हूं। वो उनकी लैंग्वेज है। तो थोड़ी बंगाली भी आएगी इसमें। कोरता हूं तो कोरता का मतलब करता हूं। देखो कैसे, देखो मेरी ट्रिक क्या है। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सबसे अच्छा डांस, सबसे अच्छा डांस, समझे? सबसे अच्छा डांस SO3H में हमने बना लिया सबसे अच्छा डांस, मतलब डांस मैंने अपने तरफ से जोड़ दिया एक शब्द बनाने के लिए। और आगे क्या है? COH, कोरता है। क्या करता नहीं, कोरता है, कोरता है, कोरता है। तो क्या ट्रिक बनी? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, ओ ओ ओहो ओमपुरी, कौन सबसे अच्छा डांस कोरता है। कोरता, डांस अपनी तरफ से जोड़ दिया, समझे भैया? तो आपने इस लैंग्वेज को लिख दिया। आपको पता फरहान अख्तर, ऋतिक, ओमपुरी में कौन सबसे अच्छा डांस करता है, सबको पता है ऋतिक रोशन करता है। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी ट्रिक यहां से यहां तक है। फादर कलेक्टर, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। ओके भाई, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, ये दूसरी ट्रिक हो गई। उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर हो गया। ये दूसरी ट्रिक हो गई। ओके, लिख लिया होगा अब तक तो आपने। तीसरा देखो, कोरा, ईथर, एल्कोहल, कोरा, ईथर, एल्कोहल, पीकर, एल्कोहल पीकर, आपको पता है एल्कोहल पिया जाता है। आई, आइन, बहन जी, बहन जी, बेंजीन, आई बहन जी को, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल दिखता है, डबल दिखता है। ये तो सबको पता है कि जो बेवड़े लोग होते हैं उनको दो दो दिखता है, समझे भाई? तो ये ट्रिक है। और कोरा मतलब समझते हो क्या होता है? नीट। वैसे तो अल्कोहल में पानी मिलाया जाता है, फिर लोग इसको ड्रिंक करते हैं, लेकिन यहां पर कोरा का मतलब होता है नीट, यानी पानी नहीं, उसमें पानी नहीं मिला, तो खतरनाक बेवड़ा है ये। बहन, बेवड़ा नहीं है, बहन जी है, बहन जी। तो क्या हो गया? कोरा, ईथर, अल्कोहल पीकर, आई, आई बहन जी को डबल दिखता है, डबल दिखता है। ओए हाय हाय, लो याद हो गया क्या? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना होमपुरी, कौन सबसे अच्छा डांस कोरता है? फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। और तीसरी ट्रिक है इसी में ही, क्या इतनी लंबे फार्मूले को याद करने के लिए? कोरा, ईथर, एल्कोहल पीकर आई बहन जी को डबल दिखता है। तो लीजिए, -I का ट्रिक बन गई। इतनी सारी चीजों को याद करने के लिए पूरी ट्रिक देखो, यूट्यूब में जाओगे तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। वो सिर्फ मैं दे रहा हूं। क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए। और ये ट्रिक मैंने बड़ी लिखी है, तो बड़ी ही लिख लो। हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, बात याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो मुझे बताइए, क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों में से मुस्कान पूछ रही थी कि सर इसको कैसे याद करेंगे। अरे भैया, विनोद सर की क्लास में याद करना पड़े
हो ही नहीं सकता। हालांकि कई बार मेरा मन करता है कि यार इतनी ट्रिक्स मत दिया करो, नहीं तो बच्चे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं, याद करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन फिर आदत है यार, दे देते हैं। हम कहा चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। समझे भाई? तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि माइनस आई कौन होता है और इतने बड़े ऑर्डर को कैसे संभाला जाए। ठीक है भाई? हैं? बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब जीवन भर नहीं भूलोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम आपको प्लस आई के देते हैं। देखो, प्लस आई, प्लस आई में क्या होगा ये देखने वाली बात है। अब अगला विषय आता है आपके लिए प्लस आई, प्लस आई का इफेक्ट। प्लस आई का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को भगाता है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, प्लस आई। देखो प्लस आई के बारे में क्या बात हो। देखो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप कैन शो क्या प्लस आई। चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो इथाइल हो, चाहे वो प्रोपाइल हो, सब प्लस आई देते हैं। कैसे? बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं एक समझा दूंगा तो सारा समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मिथाइल है, CH और ये बॉन्ड बना है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है सिग्मा। अगर मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा मान लो तो माइनस आई, और देगा तो प्लस आई। मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया प्लस आई, देखो कैसे। इसका रीजन देखो, ये बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पहले से बन रखा है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर कार्बन पे इधर से नेगेटिव आएगा तो इधर से भी आएगा, तो इस पे भी नेगेटिव। और यहां पे भी H आएगा तो इस पे भी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो मुझे एक बात ये पहले बताओ, कार्बन पे कैसा चार्ज इकट्ठा हो गया? नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव। और जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पहले इकट्ठा हो लिया है, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या माइनस माइनस रिपेल करेंगे? इसलिए मिथाइल प्लस आई देगा, क्योंकि यहां 3 बार नेगेटिव आ गया। इथाइल भी, C2H5 भी, वो भी माइनस आई, वो भी प्लस आई देगा। हाँ, उसमें 5 बार नेगेटिव आएंगे, 2 कार्बन 5 H। तो जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतना ही प्लस आई बढ़ता जाएगा। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे ये है, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि CH3 और CH3CH2 में किसका प्लस आई ज्यादा होगा? पक्की बात है, CH3 इधर नहीं लगाना चाहिए, बैलेंसी तो इधर होगी, तो सीधी बात है इसकी ज्यादा होगी। इसी प्रकार से CH2 CH2 CH3 का प्लस आई, क्योंकि सारे एल्काइल ग्रुप प्लस आई देते हैं। और CH2 CH3 में किसका प्लस आई ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, में कार्बन एटम ज्यादा है। कार्बन एटम ज्यादा से मतलब कार्बन वाले ग्रुप को देखते ही प्लस आई बोला करो, और जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा प्लस आई। और देखो, हाँ अगर ये हो, मान लो कि कार्बन तो 3 हो, जैसे CH2 CH2 CH3, और कार्बन हो 3 लेकिन इसे ब्रांचिंग आ जाए ऐसे, 3 कार्बन सीधे सीधे ना हो, और कार्बन एटम बराबर हो, तो फिर ऐसे केस में जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है उसका प्लस आई ज्यादा होता है, उसका प्लस आई ज्यादा होता है। भाई कार्बन एटम ज्यादा है, फिर तो सोचना ही नहीं भाई, कार्बन एटम का प्लस आई ज्यादा होगा। और जितने कार्बन एटम है वो सारे प्लस आई देंगे। क्यों? मैंने यहां समझा दिया आपको। लेकिन अगर कार्बन एटम बराबर है तो जिसमें जितने ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका प्लस आई नेचर ज्यादा होगा। तो आपको तो पता ही है, IUPAC में इसको हम नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं, इसमें ब्रांचिंग नहीं है।
इसको हमने कभी आइसोप्रोपाइल कहा था, तो आइसोप्रोपाइल का प्लस आई ज्यादा होगा। तो ऑल एल्काइल ग्रुप कैन शो प्लस आई। ये बात मैंने आपको बताई, ये बात समझ में भी आ गई और क्लियर भी हो गई। तो मुझे इस चीज की जानकारी आप दीजिए, क्या समझ में आया आपको? तो जब ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो अब मैं जो बात अगली बात कहने जा रहा हूं उस पे ध्यान देना। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई? तो पहले मुझे ये बताओ, फिर मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा। पहले बताओ ये समझ में आया आपको? क्या जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, प्लस आई देंगे। और जितने कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, और ब्रांचिंग बढ़ने से फिर प्लस आई बढ़ जाता है। तो मुझे बताइए, क्या ये टॉपिक यहां तक समझ में आपको आया कि नहीं आया? क्योंकि आपको यही देखना है कि आई में प्लस आई लगेगा या माइनस आई लगेगा। माइनस आई बता दिया, प्लस आई बता दिया। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि भैया ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मुझे रिस्पॉन्स करिए, सो दैट कि मैं अपनी बात को कह सकूं, बता सकूं आगे के लिए, और आप सभी के मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा, पता रहेगा। तो हाँ, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी ऑर्डर लिख देंगे, अभी ऑर्डर लिख देंगे। पहले जो मेन मेन चीजें हैं पहले उसको बता लेने दो। रिजल पूछ रही क्या फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी देखा नहीं था ओ माइनस, उसने प्लस आई दिया था, वो फंक्शनल ग्रुप ही तो था। लेकिन अभी अभी ऑर्डर लिख देंगे। लेकिन अभी जो जिसका इस्तेमाल ज्यादा है पहले मैं वो बता देता हूं। इसके बाद एक चीज और देखो, एक और होता है। जैसे मान लो ये CH3 है और ये CD3 है, ड्यूटीरियम, और C T3 है, ये ट्रिटियम। हम सभी हाइड्रोजन का चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, हमें पता है कि हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम तीनों एक ही बात है, बस तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। अब ये बताओ, मिथाइल भी हमें क्या देगा? प्लस आई, क्योंकि मिथाइल प्लस आई देता है। ये भी तो मिथाइल ही है, तो ये भी प्लस आई देगा। और ये भी एक तरीके से मिथाइल ही है, तो ये भी प्लस आई देगा। तो सवाल तो ये बनेगा ना कि कौन प्लस आई ज्यादा देगा अगर तीनों मिथाइल के आइसोटोप्स ले लें तो पहले तो एक बात ध्यान रखना, जितना हैवियर आइसोटोप होगा वो उतना ही मजबूत बॉन्ड बनाता है। यानी CH बॉन्ड से मजबूत बॉन्ड CD बॉन्ड होता है, और CD बॉन्ड से मजबूत बॉन्ड CT होता है। क्या ट्रिक बताइए? ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिख लो। क्या? हैवियर आइसोटोप ऑलवेज मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हमेशा ये रूल होता है, हैवियर आइसोटोप हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब सुनो, बताऊं क्यों? अब सुनो, अब इसका बॉन्ड मजबूत है, इससे ज्यादा इसका बॉन्ड मजबूत है, और इनमें से कमजोर है। अब जरा एक बात बताओ, यहां C से H जुड़ा है, यहां C से D जुड़ा है। देखो, आपने अगर गौर किया तो मैंने H की लंबाई ज्यादा रखी, D की कम रखी। क्यों? क्योंकि जो मजबूत बॉन्ड होता है वो उतना ही एटम के पास होता है। अरे तभी तो मजबूत है। क्या? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तभी तो मजबूत बॉन्ड है। क्या भाई? अगर मजबूत बॉन्ड है तो पास होगा। पास से अच्छे बॉन्ड बनते हैं, दूर से कमजोर बॉन्ड बनते हैं। दूर से लेंथ बढ़ जाती है लेकिन बॉन्ड कमजोर हो जाता है। तो अगर ये कमजोर बॉन्ड है तो इसकी लंबाई ज्यादा होगी, और अगर ये मजबूत बॉन्ड है तो पास होगा। और आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आपने देखा था डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि 3 कार्बन के बाद आप कंसीडर ही नहीं करते थे, है ना भाई? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो जो भी जितना पास होगा वो अपना प्रभाव ज्यादा डालेगा। तो ये बताओ, ये भी प्लस आई दे रहे थे और ये भी प्लस आई दे रहे थे, लेकिन चूंकि ये एटम पास है तो ये प्लस आई ज्यादा डालेगा, जो भी है, जो भी नेचर है। इसलिए ध्यान रखिएगा, CT3 का प्लस आई सबसे ज्यादा, CD3 का प्लस आई उससे कम,
और CH3 का प्लस आई सबसे कम। जो जितना मजबूत आइसोटोप्स लेकर आएगा उसका प्लस आई उतना तगड़ा होगा, क्योंकि वो पास में होगा और वो अपना प्रभाव ज्यादा डाल पाएगा क्योंकि वो पास में है। और पास में क्यों है? क्योंकि उसका बॉन्ड मजबूत है। तो क्या ये पॉइंट भी आपको समझ में आया कि अगर आइसोटोप्स के क्वेश्चन बन जाएं और ये पूछा जाए कि किसका प्लस आई ज्यादा हो तो हम उसको किस अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं? क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए। फटाफट बताइए। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा ये याद रखिएगा कि हैवियर आइसोटोप, मैंने मेन मेन बातें बता दी। अब इसके बाद मैं आपको फाइनली ये पढ़ा के आज खत्म करता हूं ये टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। और जो मैंने डीपीपी दे रखी है, जो मैंने डीपीपी दे रखी है उसमें शायद एक्सरसाइज 5 है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको कर लेना। और एमएससी की बुक करते हो तो वो कर लेना, लेकिन करना अभी इंडक्टिव इफेक्ट के। समझे भाई? अब लिखो, ऑर्डर जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएं वैसे वैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ क्या बेटा? प्लस आई। ऑर्डर ऑफ प्लस आई। ऑर्डर ऑफ प्लस आई। इसका भी ऑर्डर होगा। अभी रिजुल कह रही थी कि फंक्शनल ग्रुप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो, NH माइनस का, समझे भाई, सबसे ज्यादा होगा। आह, फिर O माइनस का होगा, फिर इसका होगा, फिर आपको पता है क्या, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का होगा, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। फिर उसके बाद में 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप। फिर उसके बाद में 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। और फिर उसके बाद मिथाइल ग्रुप। और लास्ट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो दोनों ही बार आखिरी नंबर है, इसीलिए हम कॉमन सेंस में हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 ही मान लेते हैं कि ना तो ये प्लस आई में कोई काम का और ना कोई माइनस आई में काम का। इसलिए सिंपल हाइड्रोजन का तो 0 ही मान लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई में भी लास्ट में है और माइनस आई में भी लास्ट में है। फिर फायदा क्या, जब तू लास्ट है रहना तो 0 है यार। ठीक है। अब बच्चे ये समझ रहे होंगे ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। सर ये क्या लिखा है 3 डिग्री 2 डिग्री? ये तो पता है, डिग्री तो हम पढ़ा ही चुके हैं। क्या 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप में कार्बन नहीं ज्यादा होंगे? तो ज्यादा कार्बन होंगे तो प्लस आई ज्यादा होगा। 2 डिग्री में कम नहीं होंगे तो कम होगा। 1 डिग्री में और कम कार्बन होंगे क्योंकि वो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। और मिथाइल में तो टोटली एक कार्बन है। तो जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे प्लस आई बढ़ता जाएगा, जितने कार्बन घटते जाएंगे उतना ही प्लस आई कम होता जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचना। तो आप मुझे ये पहले बताइए, क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? और अब मुझे ये पहले बताओ कि ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई, तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ प्लस आई क्या है? ठीक है भाई। तो इस, ये तो टेबल बड़ी नहीं है, छोटी है, तो ये तो याद कर सकते हो, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं। देखो, नहाकर ओमपुरी की कार में, नहाकर ओमपुरी की कार में 321 बोतलें, बॉटल्स मिली मिथाइल हैं। हाय हाय हाय, ट्रिक बन गई, याद हो गया। विनोद सर ने ट्रिक दे दी। क्या भैया? नहाकर ओमपुरी की कार में, समझे भाई, 321 बोतलें मिली हैं, बोतलें मिली हैं। समझे भाई? तो समझ जाओ, बोतलें अपनी तरफ से मैंने जोड़ दिया जिससे एक प्रॉपर लैंग्वेज बन जाए। फिर से बता दे रहा हूं, क्या, नहाकर ओमपुरी की कार में 321 बोतलें मिली हैं।
अब वो बोतलें कौन सी हैं, छोड़ो इन बारों में क्या बात करनी। तो लीजिए, प्लस आई का ऑर्डर बता दिया, माइनस आई का बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिया, इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त होता है। कैसा लगा आज का लेक्चर मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए। और कल मैं जब आपके आऊंगा, नए अंदाज में आऊंगा, नया टॉपिक लेकर आऊंगा, रेजोनेंस लेकर आऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने जितना रेजोनेंस पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि उसके बाद की पढ़ाई यहां पर होगी। समझे भाई? तो सब कुछ क्लियर है या नहीं मुझे बताइए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और कल मिलेंगे सेम टाइम पर। आपको ट्रिक्स बता दी है। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।